बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, मुल्क की हालात किस नहज पे हैं, क्या थे, क्या हैं और कहाँ जाएंगे, और ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी हैसियत में पाकिस्तान की सलाहियतों का, पाकिस्तान की अहमियत का जो इदराक होना चाहिए वो क्यों कर पीछे रह गया था। अब फिर मुख्तलिफ़ ममालिक में हम जा रहे हैं। तुर्किया की बात कर लेते हैं। वहाँ जाके जहाँ बहुत सारे ऐसे जो मौक़े हमें नसीब थे, होने चाहिए थे, लेकिन उसमें तात्तुल आ गया। क्यों कर आया, और अब हम किस हैसियत में, किस लेवल पे आगे बढ़ने जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि जनाब इमरान ख़ान, वो जो कभी इदारों के ख़िलाफ़, कभी पार्लियामेंट को नहीं मानता, कभी सिस्टम को नहीं मानता, अब हालिया तो उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि मेरी नाकामियाँ भी थीं, मेरे अंडर तो था ही कुछ नहीं। लेकिन वो जितने लोग जेलों में थे वो फिर किसके कहने पे थे, कोई बचा ही नहीं है। इसी पे बात करेंगे। और आज हमने ज़हमत दी है तर्जमान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जनाब बरदरम फ़हद हुसैन। बहुत शुक्रिया फ़हद भाई आपके आने का। यहीं से शुरू होते हैं जी, तुर्की में क्या करके आए हैं? देखिए जवाद भाई, तुर्की का दौरा बड़ा अहम दौरा, आप ये मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा दौरा है वज़ीर आज़म का। हमारे यहाँ जो 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 बहुत ज़्यादा जो अहम ममालिक हैं, जो हमारी खारजा पॉलिसी में जिनका जिनका बहुत अहम रोल है, उसमें तुर्की जो है वो शामिल है। अच्छा, अब तुर्की का एक तो पॉलिटिकल रोल है, लेकिन हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में की इकोनॉमी में टर्किश कंपनीज की बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और बड़े साल से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें टर्की की जो कंपनीज हैं वो बड़ा एक मेजर उनका उसमें एक स्टेक है। तो बीच में पिछले चंद सालों में उसमें बड़ा झोल आ गया था। अच्छा, वजीर हैवी ड्यूटी चला था, आप जानते हैं, जिस तरह हुआ, बिल्कुल, खासतौर पर पंजाब तरीके से मामला गड़बड़ कल हुए वो थे। प्रोग्राम में रिजवान रजी और दीगर लोग यही कह रहे थे कि यार इन्होंने जो किया है उनके साथ, उनकी तो फिर भी मोहब्बत है, प्यार है पाकिस्तान से, और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली के साथ ज़ाती ताल्लुकात है, वरना तो ऐसी किसे जोगे नहीं सर। मैं जब पिछली जो दौरा था आज से चंद महीने पहले वज़ीर आज़म का, तो मैं उनके साथ था, और उसमें मैं आपको वाकई बताऊं जवाद भाई कि उसमें जो बड़े 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 बिजनेसमैन, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने जब इंटरनल मीटिंग्स में आके जो बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था पंजाब में, तो वाकई में आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो लोग, हम हर वक्त पिट रहे होते हैं कि जी हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जब वो इन्वेस्टर आता है और वो प्रोजेक्ट लगा रहा है तो फिर आप उसके साथ क्या क्या हशर करते हैं, किस बुनियाद पे कि जी आप बताएं कि जी आपने किसको कितना केक बैक दिया था वगैरह वगैरह। बहरहाल वो सारा तो खैर माजी का हिस्सा है। अब ये है कि वो जो सारा जो एक माहौल ख़राब हो गया था उसको फिर से शुरू करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को मज़ीद ज़्यादा बढ़ाने के लिए मीटिंग्स हुई हैं। तो जो एक पॉलिटिकल लेवल पे जो एक इंटरेक्शन है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का और टर्किश प्रेसिडेंट का, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए और उन कंपनीज को यहाँ पे मज़ीद लाने के लिए, स्पेशली सोलर में, सोलर वाज द की प्रायोरिटी। तो उसमें बहुत सारी, कल जो मीटिंग हुई है उसमें कई बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने कहा जी हम सोलर में आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो होपफुली नाजरीन के लिए ये ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि सोलर पे जाने का मतलब है कि ये जो मौसमियाती तग़य्युर और तबद्दुल है, इसमें भी हम काफ़ी हमारी जान छूट जी बिल्कुल। देखिए ना, उसमें दो तीन चीज़ें तो बहुत ही अहम है। पहली चीज़ तो ये कि ये सारा जो क्लाइमेट चेंज का मामला है उसमें अब पाकिस्तान भी लीडिंग कंट्रीज में आ गया है, और जो अभी COP27 हुआ है उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत ज़बरदस्त था। तो और इस गवर्नमेंट का तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जी हमने उस क्लाइमेट चेंज को सीरियस लेते हुए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जी आपने जो वो वाली एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल से पैदा होती हैं उन हटना है, और आपने इन इशू विंड पावर पे जाना है, सोलर पे जाना है। तो उसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में कि पूरा जो एक पॉलिसी प्रायोरिटी है वो अब सामने आ रही है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, देखिए ना वैसे भी कितनी बिजली महंगी हो गई है, हम सबके घर में ये मसला हो रहा है। तो जैसे जैसे हम सोलराइज करेंगे उतना जो है वो मुल्क की भी बेहतरी है, और हमारी जेबें जो हैं वो भी को हल्की होंगी। फहद भाई, ये भी मुझे ज़रा बताइएगा कि ये तमाम तर मामलात में, जिस तरह सऊदी अरब में हमें खिफ़त का मुजाहरा करना हुआ, हमारे लिए उठानी पड़ी, तुर्की में भी जब आप गए तो कोई कोनियाँ शोनियाँ नहीं किसी ने कराई कि यार क्या क्या हमारे साथ हुआ और किस तरह? देखिए, ये अब उनकी आला ज़र्फ़ी है। मैं आपको सही बात बताऊं, उनकी जगह अगर कोई और होता तो उसने बड़ी बड़ी जो है वो शिकायत करनी थी, लेकिन उसके बावजूद दबे अल्फाज में ये बात उन्होंने की है कि देखिए जी हमारे साथ ये हुआ,
पैसे रोके गए, ज्यादती की गई वगैरह वगैरह। बहरहाल जो नुकसान होना था जवाद भाई वो तो हो गया। अब उसको कैसे अब हम उसको ठीक करना रिपेयर कैसे करेंगे? और रिपेयर करने का यही तरीका है कि आप उन तमाम इन्वेस्टर्स को, तमाम कंपनीज को और टर्किश गवर्नमेंट को ये बार बार ये अश्योर करवाएं, यकीन दहानी उनकी करवाएं कि पाकिस्तान में अब वी मीन बिजनेस। हमने देखे ना, इसको एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री बनाना है। और जगह जगह जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, जो बाय द वे मैं आपको बताऊं, मुझे तो अब क्योंकि मेरे लिए भी एक नया तजुर्बा है ये, तो मैं जहां जहां तरफ आना है अभी आते से बात करते हैं, तो उसमें मैं जहां जहां उन मीटिंग्स में बैठ रहा हूं, जिसको हम पहले बाहर से देखा करते थे, एग्जैक्टली वो साइलेंट पिक्चर आती थी पीटीवी पे, ठीक है, अब अंदर है तो नजर आ रहा है। मैं आपको वाकई में बताऊं कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है देखकर कि हमारे यहाँ जो एक तासुर बना हुआ है कि देखिए यार, यहाँ पे इनका एक निज़ाम ऐसा है, इनकी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि यहाँ पे काम ही ठीक नहीं होता, फॉलो अप्स नहीं होते, जो चीज़ें कमिट होती हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं। तो इस निज़ाम को ठीक करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। कहाँ से सिरा पकड़ना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो सबसे जो पहली चीज़ है ना, वो ये है, और ये जगह जगह मुल्क में मुझे ये सुनने को मिल रहा है, और जाहिर बात है वज़ीर आज़म को तो सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, मैं अगर साथ होता हूँ मुझे भी सुनने को मिल रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हर शख्स आपको ये कह रहा है कि पहले अपने मामलात को ठीक करें, इंटरनली पहले ठीक करेंगे काम लाएं, तो फिर अगला देखें ना। जिसने यहाँ पे अगर अरबों डॉलर लेके आने हैं, मुझे और आपको भी कहीं जाना हो तो हम कहेंगे यार हम पैसा डाल रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं कि हम किसी उसमें झोंक रहे हैं किसी चीज में जो हमें वापस नहीं मिलेगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे क्रिटिकल है, और इसीलिए मेरे ख्याल में मेरी और आपकी और हम सब की ख्वाहिश होनी चाहिए कि ये जो एक मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस है, मैं इसको मैन्युफैक्चर्ड कहता हूं, है नहीं, इसको सबसाइड करें ताकि इकोनॉमी पे फोकस करें। हम हमारे जैसे बंदे ब्रुकलिन और क्वींस में जाते हुए भी सोचते हैं इधर $20 लेके जाने नहीं या कम लेके जाने हैं, तो ये तो पूरे मुल्क में और अरबों डॉलर की आप बात करें। फत भाई ये बताइएगा कि अब आपने जिस तरह कहा कि ये बहरान ख़त्म करना होगा, कल की तकरीर जनाब खान साहब की वो आपने भी सुनी, आप तक भी नोट्स आए, अब उसमें असम्बलियों से इस्तीफ़ों की बात है, तो क्या स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि किस तरह टैकल किया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में अब उन्होंने कल ये तो कह दिया कि जो हम इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन दिए नहीं है। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 सवालों के जवाब पहले खुद अपने लिए हासिल करने और फिर मुल्क को बताने। वो 3 सवाल क्या हैं? पहला सवाल ये है कि क्या हमने असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं या नहीं। नंबर 2 ये है कि क्या हमने असम्बलियां डिसॉल्व करनी है या नहीं। और तीसरा जवाब भाई ये सवाल है कि क्या हमने कुछ नहीं करना और यू टर्न लेना है। ये आपको लगता है वैसे क्या? अब देखें, जो अगर आप माजी की तारीख देखें तो यू टर्न तो वो तो ये लगता है, लेकिन बहरहाल अब ये फैसले वो करेंगे तो फिर पता चलेगा कि अब मामला किस तरफ होने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं आपसे, और वो ये कि देखिए, ये तो हमारी डे टू डे सियासत चल रही है, ठीक है ना, और इससे जो भी हो रहा है, उन्होंने तहरीक इंसाफ ने ये किया, हुकूमत ने ये किया, फिर उन्होंने ये किया, फिर उन्होंने ये किया, ये तो एक जैसे कहें कि वो रोज के रोज का मामला चल रहा है। लेकिन अगर आप पिछले कई सालों की सियासत को देखें, और उस पर जाहिर बात है पहले मैं लिखता था, अब मैं उसको अंदर से देख रहा हूं, मुझे बिल्कुल क्लियरली 5 बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। और अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके सामने रखता हूं, और इसमें मैंने बड़ा सोचा है, और ये मैं 5 ट्रेंड्स वो हैं जिनको, और वो मैं इनको ट्रेंड नहीं कहूंगा, मैं इनको कहूंगा 5 हकीकतें, रियलिटीज। शायद वो तल्ख हो, शायद वो नर्म हो, लेकिन हकीकत है, हकीकत है। और अगर इमरान खान साहब ने इन 5 हकीकतों को एक्नॉलेज कर लिया होता तो आज हम यहाँ ना खड़े होते जहां पे आज हम। वो हकीकतें क्या है? पहली हकीकत यह है कि स्ट्रीट एजुटेशन से पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स नहीं गिरती, ये रियलिटी है, ठीक है। ये तीसरी बार थी, जब भी 2014 में हुआ, उसके बाद मार्च में हुआ, ये हुआ, उससे पहले की मिसालें माजी में भी ऐसा हुआ। सो ये एक रियलिटी है, ये सब सियासतदानों को, सब जमातों को समझ लेना चाहिए, जो आज गवर्नमेंट में है उनको भी समझ लेना चाहिए। ये अगर हम समझ लेंगे ना तो ठंड पड़ जाएगी, फिर हम जमहूरी निजाम सुकून हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, रियलिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जितनी और जमातें हैं वो इस निजाम का हिस्सा हैं और उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जी हम जो हैं वो इनको हराएंगे नहीं, फतह करेंगे। अब तो वो ये कहते हैं ना कि हम हीरो, ये जीरो। ये निजाम
वो नहीं है कि जो एक जमात को कहेगा जी आप सब कुछ हैं और ये सारे फारिग हैं। ये इलेक्टोरेट, ये वोटर भी ऐसा नहीं करेगा ना। तो ये रियलिटी है और ये सबको एक्सेप्ट करना है और गवर्नमेंट को ये एक्सेप्ट करना है कि पीटीआई भी एक रियलिटी है, वो भी है, रियलिटी है। ठीक। तो हमें मानना पड़ेगा, ये दूसरी हकीकत है। एक दूसरे को मानना और बर्दाश्त करना है, ठीक है। और उसी तरीके से ये निजाम मुस्तहकम होगा जिससे मुझे और आपको और सारी पाकिस्तानी को फायदा होगा। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 ये है जवाद भाई कि इलेक्शन को अगर आपने फ्री एंड फेयर करना है, और फ्री एंड फेयर सिर्फ करना नहीं है बल्कि उसको मानना भी है, तो तमाम सियासी जमातों को उसका हिस्सेदार बनना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके बगैर नहीं होगा। ठीक है। ये कहना कि जी मैं अभी अगर आप परसों अगर 2 महीने बाद इलेक्शन करा दें तो जो हारेगा वो कहेगा मैं नहीं मानता, क्योंकि आपके यहां तो इस्लाहात ही हुई भी ना। सो अल्टीमेटली देखें ना, ये सारे मुल्क के इंटरेस्ट में है कि एक इलेक्शन ऐसा हो, मैं कहता हूं जो जीतता है वो जीते, मे द बेस्ट पार्टी विन। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा इलेक्शन हो जिसको सब कहें कि यार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो इलेक्शन कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि तमाम जमातें बशमूल पीटीआई ये कहें कि आए बैठते हैं, रूल्स ऑफ द गेम बनाते हैं। बिल्कुल। मुझे पता है क्रिकेट का मैच हो सकता है अगर 2 टीमें इस पर अग्री ना करें कि एलबीडब्ल्यू कैसे होता है, मैच ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। तो वी हैव टू अग्री। आपको इत्तेफाक तो कहीं करना पड़ेगा ना, ये अभी हमें करना पड़ेगा। ये नंबर 3 रियलिटी है, इसके बगैर नहीं हो सकता। ठीक है। नंबर 4 रियलिटी ये है कि हमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर एक कंसेंसस करना पड़ेगा। ठीक है। कि फंडामेंटल जो है ना उस पर तमाम लोग अग्री करें। पॉलिसियां सब जमातों की अपनी होती हैं जवाब, बिल्कुल, उसमें कोई इशू नहीं ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं कि जी हमने ये इकोनॉमी को इस तरीके से आगे लेके चलना है, इस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। ये जो हमने खिलवाड़ किया है जहां पे आज हम खड़े हुए हैं, ये सिर्फ कहना कि जी इनका 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 ये इस तरह करने से फायदा कोई नहीं। तो अ बेसिक कंसेंसस ऑन द इकोनॉमी, ये चौथा है। ठीक है। और पांचवा ये है आखिरी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, जो फौज है, वो जब आप उसको न्यूट्रलिटी जो है वो एक ख्वाहिश होनी चाहिए, गाली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बल्कि तकाजा होना चाहिए। चुनाचे ये कहना कि जी वो हमारे साथ नहीं है तो वो फलाना है, तो ये इसको खत्म करें। अगर इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जी हमने नहीं होना, ये बेस्ट है पाकिस्तान, इस पर सारे एग्री कर लें। जवाद भाई अगर ये हम 5 रियलिटीज को मान लें, ये एक फ्रेमवर्क बन जाए, मैं आपको बता रहा हूं इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, अच्छे इलेक्शन हो जाएंगे, एक तसलसल आएगा और हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब से आपने ये डिस्कस किया होगा डेफिनेटली, या उनकी क्या सोच है इस पर? देखिए मेरे ख्याल में इस टाइम वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल ये क्लैरिटी है कि इस मुल्क को हमने अगर आके लेके जाना है तो हमने इसकी इकोनॉमी को ठीक करना है, नंबर 1। और नंबर 2, हमने इस मुल्क में उस तरह की इस्लाहात लानी है, स्वीपिंग इस्लाहात, जिससे आम आदमी की जिंदगी में फर्क पड़े। वो बहुत जरूरी है आम आदमी की। बिल्कुल ठीक है ना। हम देखें ना जवाब भाई, हम बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं कि जी वो करंट अकाउंट डेफिसिट ये हो गया तो वो फलाना हो गया और सुकूक कितने हो गए, ये सारी बात। असल चीज क्या है कि भाई महंगाई ने, बच्चे, बिल, हाँ यही है ना सर। बिल्कुल ठीक। और दूसरा, आम आदमी की जो राइट्स हैं, पुलिस थाने के मसाइल, इंसाफ के मसाइल, पटवारी, नंबरदारी, ये सारे जो आपके फंड, वो तमाम निजाम जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है एक आम आदमी, बिल्कुल सही उसको रिफॉर्म करना है। लेकिन ये रिफॉर्म एकदम नहीं होगा, इसके लिए आपको पॉलिटिकल विल चाहिए और पॉलिटिकल विजन चाहिए और सबका इत्तेफाक चाहिए। और सबका इत्तेफाक चाहिए। तो ये क्लैरिटी हमें चाहिए, रियलिटी जो है। अच्छा जी, अब जरा उधर भी आ जाते हैं ना, 2020 भी इधर कर लेते हैं। बतौर साफ़ी जो बाहर से देखते थे, अब अंदर जाके जो आप देख रहे हैं, तो फ़र्क क्या लगता है? फ़र्क बहुत है। एक चीज़ तो ये कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से नज़र आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि आप उनके अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो जो पहले आप ज़राए से खबरें लेते थे, अब आप ज़राए खुद हैं। अब आप ज़राए खुद हैं और आप ऐनी शाहिद हैं और आपके सामने में कुछ हो रहा है। तो उससे क्योंकि मैंने इतना 30-32 साल मैंने वो जर्नलिज्म किया और उसमें फिर तज्जिया, तो वो आप जाहिर बात है आपका एक जहन भी एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क से सोचता है। लेकिन उस एनालिटिकल फ्रेमवर्क को पक्का करने के लिए आपको जो सुतून चाहिए वो इन्फॉर्मेशन का, बगैर इन्फॉर्मेशन के सुतून के तज्जिया जो है वो तो अन्य वाला है। तो अब इन्फॉर्मेशन क्योंकि आपके सामने है, तो जो फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस है वो बड़ा क्लियर हो गया। अब मैं कॉलम तो नहीं लिख रहा, लेकिन मैं आप जैसे भाइयों के सामने आके बात कर लेता हूं, तो उससे कम से कम मुझे जो फायदा हुआ है कि क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज वो बड़ी हो रही है। वैसे बाय द वे बहुत अच्छी और बुरी ठीक है। कमजोरियां भी नजर आ रही हैं। 30 साल पहले जब मैं भी आया और जब शुरू हुआ ये मामला, उसमें
और आज के दौर में फ़र्क क्या है वैसे, कौन से दौर का हवाला दे रहे हैं आप? जर्नलिज्म के हवाले से देखा जाए तो? देखिए मेरे ख्याल में शुरू में तो बिल्कुल ही, यानी वो प्रिंट का ज़माना तो अब लगता है जैसे कि वो ख्वाब ही है। वो पुराना, ये मैं कल ही किसी को मज़ेदारी ज़्यादा नहीं थी। देखिए मैं अभी कल किसी को बात कर रहा था, हम जब वापस आ रहे थे कल, के वो ज़माना था कि जी वो जो है वो की पंच ऑपरेटर है और फिर वो खबर लिख रहा है, फिर वो उसकी वो फिल्म निकल रही है, फिर उसको कैंची से काट के और अब बटर पेपर चिपका रहे हैं, तो वो वो ज़माना था। और अब देखें कि यहाँ तो सोशल मीडिया जो है कहाँ से कहाँ लेके, तो मेरे ख्याल में देखिए जर्नलिज्म इज़ अंडर सिवियर स्ट्रेस, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सारी दुनिया में हो रहा है। और मैं इसकी वो एग्जांपल जो मेरे जहन में आती है ना, कि ये इस टाइम इट इज़ एन एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पूरी दुनिया में, इंफॉर्मेशन की दुनिया में। और उसमें जो दो तीन जो बड़े की फंडामेंटल्स हैं, उनमें जो सबसे बड़ा फंडामेंटल मुझे लगता है वो ये कि जो एक आम आदमी का रिश्ता था जर्नलिज्म के साथ और मीडिया के साथ, वो टूट रहा है। वो टूट रहा है इस वादे के साथ कि हम जल्द मिल रहे हैं और तफसीली बातें करेंगे, इंशाअल्लाह। और जर्नलिज्म पे भी करेंगे। आज के साफ़ी को करना क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़ाद भाई आपके आने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे साथ जर्नलिस्ट होंगे और जनाब कमर ज़मान कायरा, उनसे पूछेंगे कि उनका इस पर क्या टेक है कि खान साहब की कर रहे ने तो वो की करेंगे और हम क्या करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। उनसे नेगोशिएशन करने के बाद 2500 रुपए फी बोरी डीएपी की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़रा को और सेक्रेटरीज को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी, ताकि कौम को पता चले कि ये कौम का पैसा किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। वही मौज़ूआत जो हर तरफ देख रहे हैं कि एक तरफ बैरूनी महाज पे हम नेक नामियों के लिए कोशां हैं, और दूसरी जानब अगर दरून खाना देखा जाए, अंदरून मुल्क देखा जाए, तो जनाब खान साहब ने काफ़ी लंबा लॉन्ग मार्च रुक रुक के चलता रहा, चलता चलता रुकता रहा, और उसके बाद उन्होंने जो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की बात की, अभी मशावरत करनी है, लेकिन क्या मामला बनेगा और मुल्क को मिलजुल के सब कब चलाना शुरू करेंगे। एक टेबल पे बैठने को भी हम तैयार नहीं हैं, तो किस तरह कौम को हम मुत्तहिद कर सकेंगे, यकजा कर सकेंगे, और इस मुल्क के दिफा से ले के इसकी मुआशी बेहतरियों तक कैसे बढ़ेंगे। मेरे साथ सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जनाब आमिर इलियास राना साहब है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपके आने का। और नाज़रीन सच्ची बात है कि जब जर्नलिज़म में हम आए थे तो लाहौर स्टेशन पे मैं था और इस्लामाबाद में राना साहब, हमारे दोस्त फ़याज़ वलाना और दीगर बहुत एक लंबी फहरिस्त है, इसलिए बहुत खुशी होती है राना साहब के साथ बैठ के एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और जनाब अनवर रज़ा सदर नेशनल प्रेस क्लब सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब आपके आने का भी। राना साहब वो कल भी नारे लग रहे थे राना है, आज मेरे सामने राना है, ये क्या कल हुआ, क्या देखा आपने, क्या समझा? नहीं, वो चूँकि आपने राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया तो वो तो लाल लाल के साथ मशहूर हो गए थे ना। तो वो 25 मई की बात थी बेसिकली। तो 25 मई के भटके हुए हम 26 नवंबर को आ निकले। ठीक है ना, वो गाना भी है ना, इधर
तो 26 को जब आप आए हैं तो अब कहानी ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे उतर गए तो बीच में घंटा सवा घंटा आप कहाँ रहे। एक कहानी बना दी गई कि जी बड़ी मुलाकातें हैं अच्छा, और सब कुछ है जी, हो गई होंगी जी, होनी भी चाहिए, लीडर हैं आप, पाकिस्तान के मकबूल लीडरों में से, मकबूल 3 लीडरों में से एक है, तो आप कर लें मुलाकातें। फिर आके आपने जो आज ISPR ने जवाब दिया कि पहले तो वो एक स्टोरी थी और फिर अब उन्होंने ठोक के जवाब दे दिया कि आप क्या मांग रहे हैं। इनसे भी एक एसेट इसी तरह पूछे गए थे तो इन्होंने कहा मैंने खुद ही क्लियर कर दिया कि बिल्कुल ठीक है, या वो भी क्लियर हो गया। जब आप खुद क्लियर कर सकते हैं तो कहानी क्या है? कहानी ये है जी कि मेरे अंडर नैब नहीं था, तो कोई बंदा पूछे 3.25 साल आप चुप रहे। आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ के सामने ये फौजी अफसर अकड़ते हैं और मैं होता तो कान पकड़ के खींच देता। अब ये जब कान पकड़ के मौलाना फजलुर रहमान ने आज कहा है कि हमने बाहर निकाला, तो अब ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो काम करने ही नहीं दिया गया। इनके तमाम दावे ये थे कि जनरल बाजवा जमहूरियत के साथ सबसे ज़्यादा कमिटेड हैं। या लाइन लगा देना तो इमरान खान की सबसे ज़्यादा गुफ्तगू जनरल बाजवा के बारे में थी और उनके हक में थी लाइन किस चीज़ की लगा दें? कि इनके बयानात की लाइन लगा दें कि जनाब जो आप लाइन ढूंढ रहे हैं ना वो यहाँ नहीं बयान हो सकती। ओके ठीक है, मैं बात सिर्फ उनके बयानात की कर रहा हूँ। ओके, तो अब आप समझ लें कि उनकी जमहूरियत उनके लिए थी। जब उनके लिए थी तो जो बात वो 3.25 साल में नहीं कहते कि मैंने क्या किया। आप देखें जब वो पुलिस इस्लाहात की गिरदान करते थे कि जी मैंने KP में चेंज कर दिया, तो पंजाब में हुकूमत आते ही सबसे पहले IG बदला कलीम इमाम, और फिर IGs और चीफ सेक्रेटरीज बदलते चले और गए। DPO तो मसला मतलब कोई नीचे नहीं को था। छोड़ देना DPO DCO, वो तो गिनती है कि कितनों की कितने पैसों में हुई। आज भी पंजाब में एक सेक्रेटरी हैं जिनके बदले में एक DC हमारे पड़ोस के शहर का लगा अच्छा, कि भाई या वो रहेगा या फिर ये ले आओ, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को लगाना पड़ा, सौदा हो गया। और उसको इमरान खान साहब ने पिछली दफ़ा बोर्ड में प्रमोट भी नहीं होने दिया। नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि वो पिछली फैमिली के मसाइल के साथ ताल्लुक़ रखता था। अच्छा, तो ये सारे इख्तियार इस्तेमाल करते थे। क्या मरियम नवाज़ किसी की बेटी नहीं थी? और उसी की बेटी के सामने जब उसे कोट लखपत जेल से उठाया नवाज शरीफ के सामने से, और नैब ने उठाया बगैर किसी केस के उठाया, तो नैब किसके अंडर था? नैब तो उस वीडियो ज़दा चेयरमैन के अंडर था जो कहता था सर तापा हम सबको पकड़ेंगे। और वो ऐसा पकड़ा गया स्टार्ट से लेके आज तक, उसके अंदर गैरत ही नहीं आई कि वो कभी बोलता। उसने पूरे 3.25 साल मीडिया का सामना नहीं किया। वो अपने तर्जुमान के ज़रिए और बयानात के ज़रिए बात करता था। अगर किसी से गुफ्तगू करता था तो उससे मुकर जाता था। ये उसका तुर्रा इम्तियाज़ था। तो कल जब वो आए इन सारी चीज़ों को, बीमारियों को अपने साथ लेके, तो फेस सेविंग के लिए आप याद कर लें 15 दिन पहले नवाज शरीफ ने ट्वीट किया था कि शहबाज शरीफ ये 2000 लाएँ या 20,000 लाएँ, इनको फेस सेविंग नहीं देनी। तो जब फेस सेविंग कायद ने कह दी तो शहबाज शरीफ तो नहीं जाता अपने कायद के खिलाफ। तो फेस सेविंग के लिए जितनों ने मुज़ाकरात किए, कुछ भी कहा, उनको कुछ नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि खुद ही सोच विचार करके बगैर मशवरे के, क्योंकि मशवरा तो अब होने लगा है ना, मशवरा तो अब होने असम्बलियों से रिजाइन करने का ऐलान कर दिया। हालांकि वो ये कहते हैं कि मैंने कह दिया अपने चीफ मिनिस्टरों को, तो वो फौरी एडवाइस ऐलान- चली वो गई फौरी है। ऐलान कर नहीं नहीं, सकते थे साहब। एडवाइस चली गई है और जनाब अब आपको पता चलेगा असम्बलियाँ टूटने जा रही हैं, फिर हम देखते। अनवर रज़ा साहब, आपने भी कल देखा, बल्कि हम मुसलसल ही देख रहे हैं। और ये कल जो जब भी राना साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि अभी मशावरत करनी है, लेकिन शायद सुर्खियाँ तो बन गई जी, ऐलान कर दिया, अगर दे देते हैं तो फिर क्या होएगा? देखिए फैज़ी साहब, इमरान खान साहब को जो मुज़ाकरात बैकडोर कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, एजाजुल हक साहब को, और वो लोग जो मुज़ाकरात कर रहे थे इमरान खान साहब के बिहाफ पर, बहुत पहले उन्हें आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बताया गया था कि आपको इस हकीकी आज़ादी मार्च के नतीजे में इंतखाबात की तारीख नहीं मिलनी। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप पार्लियामेंट में वापस जाएं, इंतखाबी इस्लाहात कीजिए और वक्त आने पर जो इंतखाबात होंगे उसकी गारंटी हम देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वाकई आप इस सिस्टम से निकलना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप KP के और पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व कीजिए। आइनी बहरान पैदा होगा और उसके नतीजे में इंतखाबात करवाए जाएंगे। ये दूसरी ऑप्शन थी उनके पास। अच्छा, अब खान साहब उस वक्त तक, जब तक हकीकी आज़ादी मार्च से पहले, वो इन दोनों ऑप्शन की तरफ नहीं आ रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और फेस सेविंग के लिए
उन्हें चाहिए कि वो इस्तीफ़ों का ऐलान कर दें। हालांकि लीडर तो वो होता है कि जो ऐलान करने से पहले मुशावरत को मुकम्मल कर ले। अब इन्होंने पहले ऐलान किया और अब ये मुशावरत करेंगे। इन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं, इनके जो वोटर्स हैं, उनको सिर्फ महज एक लॉलीपॉप दिया है कि हम इस सिस्टम से निकलेंगे और इस्तीफ़े देंगे। आप देखिए ये वही इस्तीफ़े हैं कि नेशनल असम्बली से इन्होंने इस्तीफ़े दिए और अभी तक वो जो सरकारी घर हैं वो भी खाली नहीं किए जा रहे। और आपने देखा इसी तरह अगर KP के और पंजाब असम्बली से रिज़ाइन भी कर जाते हैं तो हुकूमत के पास तो ये ऑप्शन मौजूद है कि वो जोड़ तोड़ करे और अपनी हुकूमत वहाँ पर कायम कर ले। चलिए अगर ये भी नहीं होगा और आप फिर देखिए फिर भी इंतखाबात अगर जाना है आपने, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने जो ताकत के तवाज़ुन को ख़राब किया है उसको बेहतर कैसे करना है। आपने पब्लिक में आर्मी की और इस्टेब्लिशमेंट की वो दुर्गत लगाई है कि वो उनका जो एतमाद है वो खो बैठे हैं। अब नए आने वाले आर्मी चीफ को जो गैर मुस्तहकम माशी सियासी सूरत हाल है उसके साथ साथ अपने इदारे के इमेज को भी बेहतर करना है। देखिए ये रियलिटी है, इसे कोई तस्लीम करे या ना करे। अब खान साहब की कल की जो तकरीर थी वो इंतहाई मायूस कुन थी क्योंकि उन्होंने अपने माजी की नाकामियों का जिक्र भी किया। देखिए ये नहीं हो सकता कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हों और आप कहें कि मेरे इख्तियारात नहीं थे। उस वक्त या तो फिर आप झूठ बोल रहे थे या फिर अब आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आप कहा करते थे कि इस जमहूरियत की खातिर हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं। तो फिर अब जब आपके जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच नहीं किया गया तो अब आपने उनको कैसे कैसे इल्काबाज से पुकारा। देखिए ये जो तमाम सूरत माजी में रही है, अब भी खान साहब का और जो आउट गोइंग हमारे आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब और इनके दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। अब खान साहब ने ये सॉफ्ट जो कॉर्नर इख्तियार किया शायद इस वजह से, मेरा अपना ख्याल है कि अब वो चाहते हैं कि नए आने वाले आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। उन्हें भी ये पता है कि उन्होंने 3 बरस रहना है और उन्होंने जब आम इंतखाबात भी इसी टेन्योर के दौरान होने हैं तो वो चाहते ये हैं कि उनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। एक बात, दूसरी बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि उनको फेस सेविंग दी जाए, लेकिन वो फेस सेविंग नहीं मिली। अब फेस सेविंग उन्होंने खुद से तलाश की और उन्होंने अब भी भाम रखा है इस बात में कि इस्तीफ़े देंगे। इस्तीफ़ों के बाद फिर वही जो नेशनल असम्बली के बाद जो सूरत पैदा हुई, फिर सियासी कशीदगी बढ़ेगी, कम होगी और इसी तरह हालात पूरे उतरेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इमरान खान साहब ये सारी जो उनके पास ऑप्शंस हैं उनको इख्तियार नहीं करते, फिर भी इसके बाद भी जो इंतखाबात हैं वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है और इनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट को ये 2 टोक अल्फाज में कहा हुआ है कि हमने मुश्किल वक्त में ये फैसले किए और मुल्क की खातिर ये फैसले किए, हमें पोलिटिकली इसका नुकसान पहुँचा है। देखिए अब इस वक्त ये लॉजिकल बात है कि वो अगर अपने हलकों में जाते हैं तो लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि उन्होंने रिलीफ नहीं दिया। रिलीफ देने के लिए माशी जो सर्कमस्टांसिस है उनमें बेहतरी की जरूरत है, वक्त की जरूरत है उनमें। ये राणा साहब इस्तीफे लेने आए, देने की बात कर गए, लेकिन इसके साथ साथ ये वो साइफर बयानियाँ वो कल फिर उन्होंने उसकी झलकी मारी है कि जी गैर मुल्की साजिश हुई। एक तरफ कहते हैं नहीं हम ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, फिर वो कल थोड़े थोड़े टोटे चला गए। ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा मुल्क को? आप टोटों से बाज नहीं आ सकते है? मतलब कभी लकीरों पे चले जाते हैं, कभी टोटों पे चले जाते हैं। अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो सिफारती सतह पे देखें मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत इनको UAE से, सऊदी अरब से और चाइना से जनरल बाजवा ने पैसे लेके दिए। और उस वक्त जब अरबों डॉलर मिले तो ऐसे कहते थे, मैं तो मिसाल देता था उस वक्त भी, कि छलनी लगवी और उसमें डॉलर मिल रहे हैं, आ रहे हैं और नीचे से गिर रहे हैं। आपने कोई बंदोबस्त ही नहीं किया। इनसे 2 साल बाद पूछा कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है PM हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इन्होंने कहा जी मेरा IMF के पास ना जाना। जैसे अब ये कहते हैं आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि जी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन। मतलब सारी उम्र ये गलतियाँ ही करते रहे हैं। अच्छा अब आप आ जाएं कि जी ये कर क्या रहे हैं। इन्होंने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, आप उस नौयत को छोड़ दें कि इन्होंने गिफ्ट बेच दिए, घड़ियाँ शड़ियाँ बेच दी। इशू ये नहीं है। आप ये देखें कि सऊदी अरब हो या कोई मेज़बान मुल्क हमारे मुल्क का, हमें जो गिफ्ट देता है ना वो देता है सदर को, वज़ीर आज़म को, या जो डिग्निटरीज जारी होती हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। बिल्कुल ठीक। आपको गिफ्ट दे दिया, आपने ले लिया, आपके लिए है, आपने कीमत जो भी दी, मैं उस बहस में नहीं जाता। असल इशू ये हुआ कि जब आपने उसे इंटरनेशनल कर दिया ना मार्केट में बेचने के लिए, वहाँ सऊदी अरब में, UAE में इंडिया भी जाता है,
इंडोनेशिया भी जाता है, मलेशिया भी जाता है, दुनिया के सारे ममालिक जाते हैं और हर मुल्क के साथ मोहब्बत के और ताल्लुकात के तकाजे मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप गिफ्ट पब्लिक करते हैं ना तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि उनको अच्छा मिला था या कम मिला था। एम्बेरसमेंट बिल्कुल है। उस वक्त पाकिस्तान के साथ उस मुल्क के ताल्लुकात का ये नहीं होता, उनको ये होता है कि यार हमें इंटरनेशनली कहाँ पे गेज किया जाएगा। ओहो फलाने मुल्क को तो ये दिया था, क्योंकि जिसको मिला है उसे तो पता है, उसने तो नहीं बेचा। वो मोदी की मिसाल आ जाती है कि कि वो जो गुजरात का कसाई है उसने इसके बावजूद वो सारे गिफ्ट स्टेट को दे दिए। आज तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फैसला कर दिया ना। यहाँ से देखें कि आप बिल फर्ज कल इलेक्शन में इक़्तिदार में आएंगे तो जिन लोगों से आपने डील करना है, अमेरिका की खैर है वो पाकिस्तान से गाली खाता रहता है, ताल्लुकात बनाता रहता है, लेकिन ये जो आपने अरब ममालिक के साथ जो आपके साथ खड़े होते हैं आपके मुश्किल वक्त में, और आप उनके साथ उनके मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, लेकिन आप उनको सिफारती तौर पे जब ख़राब करते हैं तब मसाइल पैदा हो जाते हैं। इशू ये वाला है। अब आप देखेंगे कल जब खान साहब आए, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा ये भी बात करना चाहता हूँ कि ये जो लोग आए कितने और गए कितने, जो शोर था वैसे कितने आदमी? हाँ मैं आपको बताता हूँ वो वैसे कितने आदमी का मिसाल आपको याद रखना चाहिए कि जब लियाकत बाग ओरिजिनल था, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से वक्त भी वो लियाकत बाग ओरिजिनल नहीं था, उससे पहले 90s में जब नवाज शरीफ के जलसे होते थे IGI के और बेनज़ीर भुट्टो मरूमा के जलसे होते थे, उससे पहले वली खान भुट्टो वो उसकी कैपेसिटी थी जी खवे से खवा छिलना जिसको कहते हैं ना, यानी कोई कुर्सी के बगैर, उसकी कैपेसिटी थी 77,000 यानी जब वो भरते थे ना तो ये होता था जी लाखों का मजमा। क्यों? लियाकत बाग मरी रोड पे उनको जो लोग जिन गाड़ियों में आते थे ना वो वहां खड़ी होती थी और पैक हो जाता था, पिंडी चौक हो जाता था कि जी लाखों का मजमा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जो कल लाखों का मजमा था ना ये 1.25 किलोमीटर पे मबनी था। जो एग्जैक्ट ये नाप जाके देख लें कि 6 रोड फ्लाईओवर से आप जाएं और चांदनी चौक तक, उसकी घड़ी के भी मीम्स कल चले हैं कि वो पता नहीं उसकी घड़ी को कुछ ना हो जाए, तो चांदनी चौक तक 1.25 किलोमीटर था। 500 गज सिक्योरिटी की वजह से स्टेज में और लोगों में फासला रखा गया। ठीक है। अब आप पीछे देख लें, सड़कों की चौड़ाई कर लें, अच्छा वो सड़कों की दोनों चौड़ाई कर लें, उसमें वो भी डाल दें जो सर्विस रोड है, तो लियाकत बाग उससे कोई 3-4 गुना चौड़ा भी था। ठीक, बिल्कुल 77,000। बिल्कुल ठीक है। कल जब जलसा खत्म हुआ है तो मीडिया की गाड़ियां मरीड चौक पे 20 मिनट में पहुंच गई थी, यानी कि इतना क्लियर, मतलब इतना साफ सुथरा इंतजाम था। बस ये था जी, मजमा ठीक था, यानी जितनी जगह पे था वो भरा हुआ था, खाली नहीं था। नहीं 6,000 कुर्सी थी। मुझे ये भी बताएं कि जिन लोगों की ज़हन साजी हो गई, जिन लोगों को पीछे लगा लिया और वो खान पे, बल्कि वो कल मैं बैनर भी देख रहा था कि मेरी बीवी तो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है जनाब खान साहब के साथ, इस किस्म की जो चीज़ें, अब उनको वापस इस ट्रैक पे, पाकिस्तानियत के ट्रैक पे कैसे लाएंगे? देखें जो लोग अंधे फॉलोअर होते हैं ना अकीदतमंद लीडर के, उनको आप ट्रैक पे नहीं ला सकते, नहीं ला उनको तो डी ट्रैक हुए हुए हैं, उनको रहने दें। असल इशू ये है कि जो भी थोड़े बहुत समझदार लोग थे लेकिन वो इस्लामाबाद पे कब्जा करने आए थे, उनकी मुराद बर नहीं आई। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बदतमीज़ी की ख़वातीन के इनक्लोजन में घुस गए, ठीक है, और उन सब का ख्याल था हमने तो इस्लामाबाद फतह करना। ये 2014 में भी हुआ था। बिल्कुल ठीक है। जब 30 अगस्त शायद तारीख थी, जब ये यहाँ डी चौक से मतलब पार्लियामेंट हाउस के सेंटर से उठ के और PM हाउस जाना चाह रहे थे और शेरवानियाँ सिलवाई हुई थी बहुत सारे लोगों ने, तो ये चल पड़े थे। जब सारा सिस्टम इनके साथ चल रहा था तो इस्लामाबाद में 2 ASP थे, उन्होंने कांधों पे जो आंसू गैस की गन है वो रख के और चलाई, तो सबसे पहले जो मजमा भागा था ना वो खान साहब के कंटेनर का था। वहाँ कादरी साहब के साथ 100-150 बंदा रह गया था और फिर प्रेस रिलीज आ गई कि इनके साथ बात कर ली जाए जी। और फिर वो 126 दिन तक बैठ के उन्होंने कमालात दिखाए। बट देखें लड़ाई नहीं हुआ करती, आप लोगों के जज्बात से खेलते हैं। फिर जब पिटाई होती है तो 25 मई को यहाँ पे वो जो KP से काफिलों ने बगैर रुकावट के लाखों लोगों ने आना था, तो खान साहब के साथ 6-7 हज़ार लोग सवाबी में ही थे ना, वो बाकी कहाँ गए? खान साहब क्यों वापस गए थे? पंजाब में कहते हैं ना पिटाई हुई, पुलिस ने अपना एक्शन दिखाया जो अब ये आजकल दिखा रहे हैं, इधर तो नहीं था ना, तो वहाँ नहीं था। और खान साहब चले भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था आ जाओ, और उन्होंने कहा जी रास्ते खुल गए हैं। तो वो लोग कहाँ थे जब लोग नहीं थे ना? ये कल भी यही था कि इनके लीडरों ने वीडियोस बनाई बड़ी अच्छी पहाड़ों के ऊपर खड़े होके 50-60-100 गाड़ी लगा के झंडों के साथ, और वीडियोस बना के अपने अपने ग्रुप्स में भेज दी, क्योंकि सबको कहा था टिकट उसे मिलेगा, चाहे वो पंजाब में GT रोड पे थे, सब ने गाड़ियों के लगाए। उसके बाद यू टर्न जिसने भी ले लिया, क्योंकि लीडर कहता है यू टर्न बहुत अच्छा है, वो किसी को नहीं पता चला कि वो गाड़ियाँ कहाँ गई।
अनवर रज़ा साहब, ये बात भी जिस तरह की कि गाड़ियाँ दिखाई गई, लोग थे या नहीं थे, एक सहाफ़ी ने सवाल ही किया कि गाड़ियाँ ज़्यादा बंदे कम हैं, वो जिस तरह वो टांग मारने का पूरा मीडिया चलता रहे, ये क्या तर्ज अमल है? देखिए फैज़ी साहब, ये तो कल्चर जो डेवलप हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी नई नस्ल है उसमें ये बिगाड़ पैदा हो गया है कि इखलाकी तौर पर हम पस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, आप देखें कि जब भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से कोई ऐसा सवाल जो उसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं होता तो वो इस तरह रिएक्ट करते हैं। चलिए, ये एक वाक़या, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हमें सोचना ये है कि अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, इसमें कसूरवार जो माजी की हुकूमत है वो ख़ुद को नहीं ठहराते। हालांकि पौने 4 बरस जो माशी और सियासी सूरत हाल का बेड़ा गर्क हुआ है मीडिया के साथ जो हुआ, जी मीडिया के साथ, तो आपको पता है जिस तरह वो कवानीन लाए गए और पेका को कैसे तरमीमी आर्डिनेंस लाया गया। और अतर मिनल्ला साहब ने ये बात इमरान खान साहब को कही भी, अगर आपको याद हो कि आपके पेका तरमीमी आर्डिनेंस अगर आ जाता तो फिर आप भी 100 दिन के लिए जेल में ही होते। चलिए, मीडिया के साथ जो हुआ वो एक तरफ, मैं कहता हूँ कि जो कौम के साथ हुआ वो आप कैसे भूल सकते हैं, और अब भी आप जो कौम के साथ कर रहे हैं क्या ये दुरुस्त है? अब देखिए, आप बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमें ए पॉलिटिकल रहना है, लेकिन जो मैं समझता हूँ हालात हैं पाकिस्तान के, जिस तरह सियासी इंतशार बढ़ता चला जा रहा है उसमें कमी वाक़या नहीं हो पा रही, तो मुझे बताइए फिर मुल्क की बका के लिए, इदारों की बेहतरी के लिए किसी ना किसी को तो इंटरवीन करना पड़ता है। वो इसलिए नहीं होता कि आपने पॉलिटिकल कोई आपने सियासत आपने करनी है, लेकिन आपने मुल्क की बका के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह खान साहब ने कल तकरीर की, ठीक है, ये उनकी अच्छी बात थी, इसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में कहिए या फिर राना सनाउल्लाह का खौफ कहिए या फिर लोगों की तादाद को कम कहिए कि जो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आए, ये गुड साइन है, पुरअमन रहना चाहिए। आपको आईने पाकिस्तान ने हक दिया, आप एहतजाज ज़रूर कीजिए, लेकिन एहतजाज के साथ साथ आपको एक इखलाकी दायरा जो बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपको आइन और कानून को भी फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको इस्लामाबाद आने से किसी ने रोका नहीं, 25 मई का वाक़या सबको याद है, लेकिन 26 नवंबर को आपको फैज़ साहब 27 को इंग्लैंड की जो टीम है उन्होंने पाकिस्तान आना था, फिर 27 को आपको पता है चेंज ऑफ कमांड थी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, और 7-29 को बहुत इंपॉर्टेंट था कि नए आर्मी चीफ ने वो अपने ओहदा संभालना था, वो भी एक तकरीब थी। तो ये सारी सिचुएशन को फोर्स ही करके खान साहब ने 26 की डेट डेलिबरेटली रखी थी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मशीर वज़ीर आज़म जनाब कमर जमान कायरा है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, आमिर इलियास राना साहब और अनवर रज़ा साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ बैठे हैं और बात ये हो रही है कि कल इस्तीफ़े लेने आए थे और देने की बात की, लेट्स से इस्तीफ़े दे देते हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? मेरी बात तो यह है कि बात है खान साहब ने मशवरा करेंगे, मेरे ख्याल है मशवरे में उनके साथी उनको इस बात पे कायल कर लेंगे कि देने का नुकसान होगा। पहले ही वो अपनी जब ये बहुत सारे मसाइल खड़े कर चुके हैं, अब मजीद उनके साथी पहले ही फ्रस्ट्रेशन में हैं, एंजाइटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा। जो उनके इत्तेहादी सेक्रेटरी परवेज अली साहब को के साथ मिनिस्टर बने थे, इसलिए नहीं बने थे, खान साहब से मोहब्बत थी, वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आए थे, और अब वो बिला वजह असम्पतियां डिजॉल्व कर दे और अपने साथ भी एक सिग्मा लेके चले तो उनके अपने साथी भी उनको छोड़ेंगे। और साहब फर्ज करें खान साहब इस्तीफे देने का फैसला, तो इस्तीफे देने में के लिए बहुत सारे सबूत हैं, क्योंकि के अंदर इनकी आधी जमात इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैं आपको तसल्ली से ये बात कह रहा हूँ, ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, काफी सारे लोग इनके इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। खान साहब पॉलिसी के लोग बैठ नहीं कहे। और फर्ज करें पंजाब में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, लेकिन फर्ज करें कि इनके सारे मेंबर रिजाइन कर दें मिसाल के तौर पर, और परवेज अली साहब रिजाइन नहीं करते, उनसे गवर्नर साहब एतमाद का वोट लेने को नहीं कहते और हम उनके खिलाफ एतमाद नहीं करते, सही, वो तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, बैठे रहेंगे, फिर क्या करेंगे जी? खैरा साहब, वैसे जिस ये बात हो रही है हमारी भी यहाँ बैठे हुए कि जिस किस्म की पोलराइजेशन है, शिद्दतें हैं, हिद्दतें हैं, उसके हवाले से क्या करना होगा मुआशरे में फिर से हंसी खुशी रहने के लिए? देखिए, इमरान खान की तरह हंसी तस्वर नहीं है, वो मुखालिफ नहीं, दुश्मन है और दुश्मन के को बर्दाश्त नहीं करते। लिहाजा उनकी नजर में पाकिस्तान सिर्फ वो होगा या होना चाहिए उनके फॉलोअर रहते हो
नजरिए सोच के साथ तो अब दुनिया नहीं चल सकती, दुनिया का कोई मुल्क नहीं चल सकता। हाँ, खान साहब अगर अपने अंदर के बदलाव पैदा करे, वो कहते हैं यही अक्लमंद हूँ मैं, बेकार हूँ मैं ही सारा कुछ हूँ, सारे कुछ तो कुछ, बाकी सब खराब है। अगर खान साहब को जिस तरह हमने के मातों ने भी अदाई है, अगर खान साहब को भी कुछ समझ आ गई हो तो एक बड़ा वादे और चाहिए है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ तालबा रख के ख्यालात का अमल करें। जी मैं बात करता हूँ तो कह रहे हैं किराए तो न रखे, वो तालबा रखे, इंतखाबात का मतलब फेयर एंड फ्री इलेक्शन रखे, और भी कोई बात रख ले। सिकारा साहब आमिर लियास राणा साहब भी आपसे सवाल करने लगे हैं, देखते हैं क्या ताहिर कहते साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ट्विटर पे एक वीडियो पैगाम आया है कि अगर हमने इस्तीफ़े दे दिए तो शहबाज शरीफ की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी और असम्बली तोड़ने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। आप लोगों की क्या हिकमत अमली है इस पर? तो अभी तक उन्होंने 24 घंटे लगा दिए, 1 मिनट तो नहीं लगाना, 24 घंटे लगा दिए। क्या होगा जी, वो इलेक्शन में चले जाएंगे, बिस्मिल्लाह, वो फर्ज करे बस 2 सूबों का इंतखाब है, 2 सूबों के अंदर इंतखाब शुरू हो जाता है। पहली बात तो यह कि हम इंतखाब रोक सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करके इंतखाब रोक सकते हैं, कोई इशू नहीं। पर 10 इशू निकल आएंगे, उनको तब पता चलेगा जब जमीन उनके पांव तले खिसकेगी। लेकिन फर्ज करें ऐसा हो जाता है तो पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा, क्या सिंध के अंदर हम हुकूमत तोड़ने पे मजबूर होंगे? क्या बलूचिस्तान की हुकूमत खत्म हो जाएगी? क्या खान साहब कश्मीर की हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों का भी खात्मा करेंगे? और अगर वो करते हैं, पंजाब और केपी के इंतखाबात तो हो जाएंगे ना जी, क्योंकि बाकी सूबे लाजम तो नहीं है ना कि सारे मुल्क में एक वक्त में इंतखाब होना है। यानी पंजाब में इंतखाब हुआ तो सिंध में लाजमी होना है। पंजाब अगर अपनी असेंबली डिसॉल्व करता है, कबल वक्त करता है, तो वो कबल वक्त इंतखाब में चले जाएंगे, कर लेंगे इंतखाब, फिर क्या होगा? हिंदुस्तान के अंदर ऐसा होता नहीं है। कई रियासतों के इंतखाब कौमी असेंबली के या उनकी राज्यसभा के साथ होते हैं, लोकसभा के, और कई असेंबलियों के इंतखाब बाद में होते रहते हैं। रूटीन के इशूज है, असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं या उनके वैसे भी टर्म इस तरह की है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी पंजाब का और ये हो गया, तो क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त में होते रहे हैं आज तक, इसलिए हमारे ज़हन क्यों दिए हैं कि अगर पंजाब में इलेक्शन हो गया, केपी में, तो जी बाकी मुल्क में भी इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमेशा इलेक्शन इकट्ठा होता है। आप शायद ये पहली दफा नया तजर्बा करें कि पाकिस्तान में 2 सूबों के अंदर इंतखाब हो और बाकी जगहों पे अपने वक्त पे इंतखाब हो। सही। खैरा साहब, ये भी सुना जा रहा है कि पीटीआई के बाज़ अरकान जो हैं वो आपकी जमात से और नून लीग से और दीगर जमातों से राब्ते में है, वो क्या सूरत हाल है जी? अली साहब, ये सारी बातें मीडिया पे करने वाली तो नहीं है ना। मेरे पास अगर कोई खबर है अभी तो मैं आपके साथ तो शेयर नहीं करूँगा। अच्छा, चले मिलके कर लेंगे। बहुत शुक्रिया कमर जमान खैरा साहब आपके वक्त का। जी राणा साहब, सारी बातें मीडिया के सामने तो नहीं ना हो सकती, ये भी है नहीं, कहने की बात होती है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ये खबर आ गई थी कि आसिफ अली जरदारी लाहौर बैठने जा रहे हैं और डार साहब का आज आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता हुआ है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का अपना इकनॉमिक इशूज़ हैं जो ज़ाहिर है कि इस धरने की वजह से जो खान साहब का था खदशात थे, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान का, अब हम कह सकते हैं कि मैं तो कहूँगा उन्होंने हमें फेस सेविंग दी, उन्होंने एशिया का दौरा ही मनसूख कर दिया। वही पाकिस्तान ना आते, इंडिया चले जाते, तब भी हमारे लिए बड़ी सुख थी। बिल्कुल ठीक है। तो वो दौरा होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि अगले 2 हफ्तों में एक्सपेक्टेड है कि कोई डेट शेट फाइनल हो जाएंगी, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए हमारे दोस्तों ने ही काम आना है ना। अब हम कहते हैं जी कि वो जो बार बार इमरान खान और सब लोग कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ मांगता फिरता है। भाई शहबाज शरीफ आपके लिए पर्सनली तो नहीं मांग रहा ना किसी के लिए। शहबाज शरीफ ने पर्सनली, उसके ख़ानदान ने आपको शौकत खानम में तो दिए हैं, दिए शौकत खानम हॉस्पिटल को हैं, दिए इमरान खान को नहीं है। उन्होंने अपनी उसमें की और इमरान खान ने ही लोगों को बताया। तो अगर वो मांगता फिर रहा है तो किसके लिए मांग रहा है? पाकिस्तान के लिए मांग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को 4.25 साल में हज़रत साहब ने जहाँ पहुँचाया और जो जुआ उन्होंने फरवरी में 10 रुपये पेट्रोल और डीजल कम करके खेलने की कोशिश की सियासी तौर पे, जो उन्हें आज फ़ायदा दे रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पे डाल के चले गए। आपने IMF के साथ जो लेटेस्ट शौकत तरीन मुआहिदा करके आए थे उससे बिटरे किया, और आपको पता होना चाहिए कि जब आप IMF के साथ मुआहिदा तोड़ते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ कर्ज पे पीछे हट जाती है कि जब तक आप वहाँ से NOC नहीं लाएंगे आपको कोई मुल्क
किसी किस्म का बोरोइंग कर्जे देने वाले इदारे कोई कुछ नहीं करता। यस, तो बड़ी मुश्किल थी मिफ्ता इस्माइल के लिए जब वो आए। मिफ्ता इस्माइल साहब नाराज़ हैं, उनके जो ट्वीट्स आते रहते हैं इसहाक डार साहब से, लेकिन ज़ाहिर है मिफ्ता इस्माइल साहब को 6 महीने ही वजारत ख़जाना पे रखा जा सकता था, वो 5.5 महीने में चले गए कि 18 अक्टूबर की बजाय वो 1-2 को या एंड पे वो आ गए थे इसहाक डार साहब। डार साहब के गले भी बहुत बड़ी घंटी बंधी हुई है, क्योंकि ऐसा आसान काम नहीं है ये पाकिस्तान चलाना, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क पे आपने हुकूमत ली, आप सबसे आगे थे PMLN अदम एतमाद लाने से पहले, और सबसे पीछे चली गई क्योंकि ऐसे फैसले किए जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की तरफ ले गए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वोट बैंक खुद तबाह किया इन्होंने अपने हाथों से, लेकिन पाकिस्तान भी तो बचाना था। तो अब इनको ये टाइम चाहिए है, एक तरफ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल ठीक करनी है, दूसरी तरफ जहाँ लोगों की बेपनाह मुश्किलात इस वक्त हैं महंगाई की वजह से, उसको संभालने के लिए इन्हें कुछ टाइम चाहिए है। उसके बाद मेरा ख्याल है दिसंबर में नवाज शरीफ भी आ जाएंगे, और फिर एक सियासी माहौल बनेगा, वो कंपेन करेंगे, मरियम नवाज होंगी, इमरान खान। अच्छा है सियासी माहौल में, पहले आपने अपने मुखालिफ को जेल में बंद करके रख के इलेक्शन लड़ लिया, माहौल बनाया, अब ज़रा इलेक्शन दोनों दो हाथ कर लेंगे, पहलवान मैदान में मौजूद होंगे तो बेहतर हो जाएगा। शर्जील मेमन आज कह रहे थे कराची में कि अडियाला का एक कमरे की सफाई हो रही है खान साहब के लिए, ये क्या है? अच्छा फैजी साहब, ये तो चलें पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं, आपको रियलिटी की तरफ जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर आपने इस मुल्क के लिए हकीकी मायनों में कोई किरदार अदा करना है, वो काम है सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि अब आपको एक टॉलरेंस की जो फ़िज़ा है उसको कायम करने की ज़रूरत है। पहली बात देखिए, यहाँ तक तो जो बयानात हैं पॉलिटिकली वो तो अपनी जगह पर दुरुस्त, आपको जो हुकूमत वक्त है और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, अब उन्हें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने की ज़रूरत है। पहले भी थी, अब इसलिए ज़्यादा है कि अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपोजिशन जमातों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आएँ, क्योंकि वो पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी ज़रूरी है, और दूसरा अगर आपने इकॉनमी को बेहतर करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप उसको फोकस कीजिए और इन्हें पॉलिटिकली इंगेज कीजिए। हाँ, मैं कहता हूँ कि बयानात एक तरफ से आते हैं, दूसरी तरफ से भी आते हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान को इंगेज करे। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि हम रिज़ाइन करना चाहते हैं, आप उन्हें लाइए, बिठाइए, उनसे बात कीजिए, जिस तरह कायरा साहब ने कहा कि अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं उन्होंने ही बैठकर तय करना है और उन्होंने ही फैसला करना है। ठीक है, जब आप नाकाम होंगे मुज़ाकरात में या पॉलिटिकल विल नहीं होगी आपकी, तो फिर कोई और जो कुव्वत है वो मुदाखलत करती है, फिर उस कुव्वत की मुदाखलत से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो डीरेल हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, और उसके नुकसानात हमें बरसों देखने पड़ते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि अब हुकूमत और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो होश के नाखुन ले, और ऐसे बयानात जिससे आप प्रवोक करते हैं दूसरी जमात को, वो नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे आप देखें ना, आपने एक टॉलरेंस पैदा करना है, आपने इस कल्चर को बेहतर करना है, आपने इखलाक को इस सियासत में लेके आना है। देखिए फैज़ी साहब, अब तो एक रेडी बान और आम कॉमन मैन भी चलता कहता है कि खान साहब ये कह रहे थे मैं ये करूँगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि पेट्रोल पंप पे किसी ने फ्यूल फिल कराना था, तो उन्होंने कहा कि जी ये यार कार्ड स्वैप नहीं हो रहा, तो आप दूसरे से कर लीजिए। तो उसने एक फलां शख्स का नाम लिया, उसने कहा तुम वो लगे हुए मेरे लिए कि मैं ये कर लूँ। तो हमारी सोसाइटी में इस कल्चर को ख़त्म करना है, लिहाजा अपोजिशन को इंगेज करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इसलिए कि आप सियासी माहौल को बेहतर करिए, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुल्क के जो हालात हैं उसको बेहतर कीजिए, ताकि आम आदमी को जो महंगाई की चक्की में पिस चुका है उसे रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। अनवर रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बर्दाश्त खती जा रही है, खुदा के लिए अदम बर्दाश्त के सिलसिले को तर्क करना होगा, और तशफ़ी व तसल्ली नहीं हुई, इस वादे के साथ दोबारा इन्हीं साहब इल्म व दानिश के साथ बैठ के तफसीली एक नशिस्त होगी, जिसमें अहले सहाफ़त के इश्यूज़ भी और मीडिया का किरदार, बड़ी उंगलियां उठती हैं और फिर धमकियां भी बड़ी दी जाती हैं, गालम गलोच भी किया जाता है, वो क्यों कर और क्यों हिस्सों में तकसीम होते चले गए, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।